हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। तो इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के सेट 1 को। हमने लास्ट क्लास में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे कंप्यूटर नॉलेज के। आज कंटिन्यू करेंगे उस क्लास को और आगे बढ़ाएंगे और बाकी के 25 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी इसकी क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे देखो क्या है। ओके, In programming languages, one set of names can be kept different from the other sets using। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, आपके पास आप नेम्स वहाँ पे रखते हो फंक्शंस के, वेरिएबल्स के। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार कुछ फंक्शंस या फिर कुछ वेरिएबल्स के नाम सेम भी हो जाते हैं, तो उस केस में होता है नेम कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उसे अवॉइड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन ए क्या, आइडेंटिफायर्स, ऑप्शन बी नेम स्पेसेस, ऑप्शन सी पैकेजेस, या फिर ऑप्शन डी डायरेक्टरीज। तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं नेम स्पेस का। देखो उससे क्या होता है, मान लो अगर आपके पास सेम नेम के दो फंक्शंस हैं तो आप उन्हें अलग अलग नेम स्पेस में प्लेस कर सकते हो, और जब आप उसे यूज़ करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वाला फंक्शन किस नेम स्पेस से है, ताकि उनमें हमें कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें नेम स्पेस का यूज़ करना होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, टू अवॉइड नेम कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सेम नाम के फंक्शंस या वेरिएबल्स अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे नेम कॉन्फ्लिक्ट होगा, बिकॉज आप किस फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप उन्हें अलग अलग नेम स्पेस में प्लेस कर दोगे तो उस केस में आप किसी को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो ईजिली। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूँ C++ की, C++ आपकी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं नेम स्पेसेस का। तो हम लिखते हैं ऐसे, देखो यूजिंग कीवर्ड का यूज़ करते हैं, यूजिंग लिखते हैं, नेम स्पेस std। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस है std नाम का, जो कि C++ में बना होता है। इसको इंक्लूड करना पड़ता है आप जब भी प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो आपको बताऊंगी क्या होता है नेम स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 27 की। देखो क्या है, द क्विक रिपेयर जॉब प्रोवाइडेड एज अ इमीडिएट सोल्यूशन टू अ बग इज कॉल्ड। अब देखो बग क्या होता है, अगर कंप्यूटर में कोई भी एरर आ जाती है तो उसे हम बोलते हैं बग। ठीक है, अब अगर आपको बग को सॉल्व करना है तो उसके लिए जो इमीडिएट सोल्यूशन है, मतलब सबसे जल्दी वाला तरीका जो है वो क्या होता है? पैच होता है, बग फिक्स होता है, फिक्स या फिर अपडेट। तो आपने देखा भी होगा, जैसे कि आपने कोई ऐप इंस्टॉल करी है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये उसके नए नए वर्जन्स आने लग जाते हैं। ठीक है, आपको उन्हें इंस्टॉल करना पड़ता है, दोबारा से अपडेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है, बेसिकली हम अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करने से क्या करते हैं, उसके अंदर हम पैचेस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, अलग अलग पैचेस टाइम टू टाइम आते रहते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई बग है, ठीक है, या फिर कोई सिक्योरिटी वहाँ पे लूप है, तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको पैचेस मिलते हैं। इसलिए आपको बोलते हैं टाइम टू टाइम अपनी ऐप्स को आप अपडेट करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैच। ठीक है, पैच क्या होता है, एक इमीडिएट सोल्यूशन है किसी भी बग को रिमूव करने के लिए। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, पैच है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ बिट्स इन एन ऑडियो सैम्पल। देखो आप जब भी ऑडियो रिकॉर्ड करते हो ना, तो आपको लगता है कि वो क्या है, आपकी ऑडियो है वो वेव्स के फॉर्म में दिखती है आपको, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, सिस्टम के अंदर वो बिट्स में स्टोर होती है। और एक ऑडियो सैम्पल में कितनी नंबर ऑफ बिट्स हैं, 1 0 की फॉर्म में वो स्टोर होती है, उसमें कितनी नंबर ऑफ बिट्स है, इसे क्या बोलते हैं? एक टर्म होती है, उसे क्या बोलते हैं? बिट डेप्थ बोलते हैं, बिट डेंसिटी बोलते हैं, ऑडियो रेजोल्यूशन बोलते हैं, या फिर ऑडियो डेप्थ बोलते हैं। तो एक ऑडियो सैंपल में कितनी नंबर ऑफ बिट स्टोर है, इसे बोलते हैं बिट की डेप्थ। ठीक है, बिट डेप्थ इज द राइट टर्म। तो यहाँ पे इसका आंसर है बिट डेप्थ। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, डैश सर्वर स्टोर्स द फाइल फॉर ऑल द यूजर्स इन अ नेटवर्क। डैश सर्वर नेटवर्क में सभी उपयोगकर्ताओं के लिए फाइलें स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो जितने भी यूज़र्स हैं जो यूज़ करेंगे उन फाइल्स को, उनको स्टोर करते हैं हम नेटवर्क पे, एक सर्वर पे। वो सर्वर कौन सा होता है?
डेटाबेस सर्वर, कम्युनिकेशन सर्वर, डोमेन सर्वर या फिर फाइल सर्वर। ऑब्वियसली अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइल्स की तो यहाँ पे यूज़ करते हैं हम फाइल सर्वर का। और आप जानते हो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल जो हम यूज़ करते हैं नेटवर्क पे फाइल ट्रांसफ़र के लिए वो होता है आपका FTP। इसकी फुल फॉर्म अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर से बताना, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे अगेन आपको दिख रहा है नंबर सिस्टम से एक और क्वेश्चन आ गया। तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, नंबर सिस्टम से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसे अच्छे से करेंगे, डिटेल में करेंगे। देखो यहाँ पे ना आंसर गलत होने के चांस बहुत ही कम है। अगर आपको पता है ना क्या लॉजिक है तो आंसर गलत नहीं होता है। एक बार के लिए थ्योरी चीज़ें आप भूल जाते हो, लेकिन इसे भूलना मुश्किल है। अब देखो यहाँ पे क्या है, कन्वर्ट करना है आपको 1585 को फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नोटेशन। तो लास्ट क्लास में हमने बाइनरी से डेसिमल को समझा था। यहाँ पे बोला है कि आपको डेसिमल नंबर से हेक्साडेसिमल नोटेशन में आना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं साफ साफ, हमारे पास है 1585, ठीक है, ये है डेसिमल में। तो मैंने बताया था कि डेसिमल की बेस या फिर रेडिक्स क्या होती है आपकी 10 होती है। मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि ये होती है बेस, या फिर आप बोल सकते हो इसको रेडिक्स, ठीक है। तो डेसिमल नंबर की बेस या फिर रेडिक्स को हम बोलते हैं 10। अब 10 का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 10 नंबर अलाउड है। डेसिमल नंबर्स में आप 10 डिजिट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, 0 से लेके 9 तक, ठीक है। अगर आप काउंट करोगे 0 से लेके 9 तक टोटल कितनी हो गई आपके 10 डिजिट्स हो गई। तो यहाँ पे इस 10 का मतलब यही होता है, ठीक है। अब आपको इसे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर। नंबर क्या होगा पता नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि हेक्साडेसिमल की जो नोटेशन है वो होती है 16 बेस, ठीक है। यहाँ पे बेस क्या है 16 है। तो इस 16 का मतलब क्या है कि यहाँ पे 16 डिजिट्स अलाउड है। तो यहाँ पे जो आपकी डिजिट्स होती है वो ऐसे होती है, देखो 0 से लेके पहले 9 तक होता है, और उसके बाद यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं होते हैं। यहाँ पे होते हैं उनके रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट्स। तो A से लेकर F तक होते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते हैं आपके हेक्साडेसिमल में। उसके बाद 10 के लिए 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। 0 to 15 काउंट करोगे तो कितने होगा टोटल 16 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 10 को हम बोलते हैं कैपिटल A, कैपिटल होगा स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। 11 को हम बोलते हैं कैपिटल B, 12 को बोलते हैं कैपिटल C, 13 को कैपिटल D, 14 को कैपिटल E एंड 15 को कैपिटल F कहते हैं। तो इस तरीके से टोटल 16 नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट करे जाते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिक बता दिया। अब देखो क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि आपको कन्वर्ट करना है 1585 को हेक्साडेसिमल में। यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लो, मैं आपको पढ़ाऊंगी डिटेल में ये पॉइंट जब हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम को, लेकिन अभी के लिए नोट कर लो। देखो, जब भी आपको डेसिमल से कन्वर्जन करना होता है, डेसिमल से आपको जाना होता है किस में, ऑक्टल में जाना हो, चाहे जाना हो हेक्साडेसिमल में, या फिर आपको जाना हो बाइनरी में, ठीक है। हमारे सिलेबस में ये 4 इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अलावा भी आप और बना सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 4 ही होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको डेसिमल से इन तीनों में आना होता है तो इस केस में हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, इनके रेडिक्स से। इसका रेडिक्स क्या होता है 8 होता है, इसका 16 होता है, और इसका होता है आपका 2, ठीक है। तो जब भी आपको डेसिमल से किसी और नोटेशन में जाना है तो आपको डिवाइड करना होता है उस नोटेशन के रेडिक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है कि आपको डेसिमल को कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1585 को 16 से, 1585 को 16 से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना डिवाइड करने का एक तरीका होता है, कैसे करेंगे देखो यहाँ पे क्या करना है। 158 को अगर डिवाइड करेंगे हम 16 से पहले तो ये जाएगा 16, 9 जा होता है आपका 144, ठीक है। तो ये इस पे चला जाएगा, तो 158 और यहाँ पे 144 आएगा। ये 9 पे जाएगा पहले, तो माइनस करेंगे तो आएगा यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर से 5 यहाँ उतर जाएगा। इसके बाद दोबारा जाएगा ये 16, 9 जा 144, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर आएगा वो बचेगा 1। तो जो भी रिमाइंडर होता है ना आपका, यहाँ देखो
जो भी रिमाइंडर होता है ना आपका, उसे आपको यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। तो 1585 को अगर आप डिवाइड करते हो 16 से तो 99 पे जाएगा और 1 रिमाइंडर दे देगा। इसके बाद आपको फिर से डिवाइड करना है 16 से। 16 सिक्सटा कितना होता है आपका 96, तो 16 सिक्सटा होता है 96 और 99 में से 96 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। देखो 99 था आपका, 16 सिक्सटा इज़ 96, तो माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो 3 रिमाइंडर है आपका, तो रिमाइंडर आप यहाँ पे लिखते जाओगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप डिवाइड करोगे जब 6 को 16 से, तो होगा नहीं डिवाइड, बिकॉज 6 क्या छोटा है, तो यहाँ पे आपको फर्दर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रब कर रही हूँ, पहले एक बार देखो, ठीक है। जब तक आपका ये जो नंबर है ना ये 16 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, 16 या फिर उससे बड़ा आ रहा है, तब तक आपको डिवाइड करना है। जैसे ही ये नंबर छोटा हो गया आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना होता है, ठीक है। तो 6 पहले आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, और ये आपका है आंसर। तो इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया अपने 1585 को, जो कि डेसिमल में था, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्वर्जन करना है। आई होप आपको यहाँ पे आ गया होगा समझ में। आपको उल्टा पूछ सकते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कैसे जाएंगे, तो वो कराऊंगी आपको थ्योरी वाली क्लासेस के अंदर। यहाँ पे कोई अगर डाउट बन रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के। तो यहाँ पे इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डेटा मेजरमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे आपसे इनमें से पूछा है कि लार्जेस्ट यूनिट क्या है, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट या फिर पेटाबाइट। तो यहाँ पे इसका आंसर है एक्साबाइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं एक बार चार्ट बना देती हूँ आपके लिए ताकि आपको याद रहे आगे भी कि कैसे आपको डेटा मेजरमेंट यूनिट्स को याद करना है। तो यहाँ पे सबसे छोटी होती है आपकी यूनिट बिट, ठीक है। इसके बाद होता है आपका बाइट, बीच में आप निबल डाल लो, यहाँ पे निबल भी होता है, ठीक है, निबल भी होता है यहाँ पे। इसके बाद होता है यहाँ पे बाइट, ठीक है, बाइट हो गया। देन किलोबाइट, किलोबाइट, ठीक है। फिर आपका होता है मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, टेराबाइट इस टाइप से। देन वी हैव पेटाबाइट, देन एक्साबाइट, इसके बाद जेटाबाइट, जेटाबाइट, फिर होता है योटाबाइट, योटाबाइट, फिर आपका होता है ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट, ठीक है। और इसके बाद सबसे हाईएस्ट होता है अभी तक आपका क्या है वो जीओप, जीओप-बाइट, ठीक है। तो अभी तक आपका जो हाईएस्ट यूनिट है मेमोरी की वो है जीओप-बाइट, ठीक है। इस तरीके से आपका चार्ट है। यहाँ पे नंबर डाल लो, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 13, ठीक है। अब देखो इसमें आपसे ये पूछ सकते हैं कि 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोबाइट्स। तो ये सब डिस्कस करेंगे अपने थ्योरी वाली क्लासेस के अंदर, ठीक है। अभी बस ये जान लो कि यहाँ पे सबसे छोटी यूनिट आपकी बिट होती है और सबसे हाईएस्ट क्या होती है आपकी जीओप-बाइट। तो यहाँ पूछा है आपसे कि इनमें से लार्जेस्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट या फिर पेटाबाइट। तो देखो यहाँ पे गीगाबाइट ये रहा, टेराबाइट ये रहा, ये पेटा है, यहाँ पे एक्सा है। तो इनमें से हाईएस्ट क्या है आपकी एक्साबाइट है इन ऑप्शंस में से, ठीक है। तो आगे की बातें डिस्कस करेंगे थ्योरी वाली क्लासेस के अंदर, इन डिटेल पढ़ेंगे इसको, मेमोरी यूनिट्स को किस तरीके से आपको याद करना है कि 1 गीगाबाइट में कितनी MB होती है, निबल में कितनी बिट्स होती है, ठीक है। सब कुछ डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर। अभी आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 32 की। देखते हैं क्या है, देखो
extremely large data set that could when analyzed reveal useful information and patterns are called। देखो आप ये बात समझो, जितने भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हो या फिर आप यूज़ करते हो ई कॉमर्स वेबसाइट लाइक फेसबुक का इस्तेमाल आप करते हो, अमेजन का करते हो, फ्लिपकार्ट का करते हो, ठीक है, ट्विटर यूज़ करते हो, तो ये सब क्या है आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ई कॉमर्स साइट्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे बोला है आपको कि बहुत लार्ज डेटा सेट जिसे आप जब एनालाइज करते हो तो वहाँ पे आपको यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, पैटर्न मिलता है, तो उस डेटा को आप क्या नाम दोगे? रॉ डेटा, बिग डेटा, फास्ट डेटा या फिर कॉन्फिडेंशियल डेटा? तो मैं आपको बता रही थी कि जो भी डेटा आपका स्टोर होता है ऑन ई कॉमर्स वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क वेबसाइट, तो वहाँ पे क्या होता है, वो होता है आपका बिग डेटा, क्योंकि वो डेटा बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बाइट्स का वो डेटा होता है और विद इन सेकेंड वो बहुत सारे बाइट्स में रिलीज़ होता है, ठीक है, जिसे मैनेज करने के लिए बहुत सारे सर्वर्स और वेयर हाउसेस की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसे बोलते हैं बिग डेटा, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या है, जब आप उसे एनालाइज करते हो तो वहाँ पे कुछ यूज़फुल इंफॉर्मेशन पैटर्न निकल के आते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अमेज़न पे कुछ भी सर्च करते हो, ठीक है, लेट सपोज आपने कोई परफ्यूम सर्च किया या फिर कोई भी आपने बैग सर्च किया, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो आपको आपके फेसबुक वगैरह पे भी दिखने लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके अमेज़न ने उसे एनालाइज़ किया, चेक किया कि आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, तो एनालाइज करने के बाद वहाँ से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकल के आई कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, तो आपको वो इंटरेस्ट आपकी अलग अलग वेबसाइट्स पे दिखने लग जाता है, ठीक है। तो इन सब इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के बाद ही तो पता लगता है ना कि आपको इसमें इंटरेस्ट है, आप इसे ख़रीदना चाहते हो, ठीक है, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर है बिग डेटा, और बिग डेटा भी 3 टाइप का होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है ये, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है ये, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, और आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। तो 3 टाइप होते हैं आपके बिग डेटा के। क्लियर हो गया? सो दीज आर 3 टाइप्स, ठीक है, ये आपके 3 टाइप्स हैं बिग डेटा के, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को। इन अ डेटाबेस अनदर नेम ऑफ टपल इज, टपल जो होती है आपकी उसका दूसरा नाम क्या होता है डेटाबेस के अंदर? तो यहाँ पे डेटाबेस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, रो बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं, फाइल बोलते हैं या फिर टेबल बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे 3 टर्म्स याद करवा रही हूँ, उन्हें याद कर लेना, आपको इनमें से ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछते हैं बार बार, ठीक है। 3 टर्म्स याद कर लो। यहाँ पे है टपल, यहाँ पे है एट्रीब्यूट, और यहाँ पे है रिलेशन, ठीक है। अधिकतर बार मैंने ये टर्म्स देखी है। तो यहाँ पे इनका मतलब क्या है, एक बार कलर चेंज करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो यहाँ पे टपल का मतलब होता है, एक मिनट, टपल का मतलब होता है रो। आप जानते हो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल्स होती हैं, ठीक है, टेबल्स होती है इस टाइप से, उसमें कुछ रोज भी होती हैं आपके, ऐसे ऐसे रोज है, और आपके कॉलम भी होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कॉलम, और रिलेशन का मतलब होता है क्या? टेबल, ठीक है। तो ये इनके अनदर नेम है। रोज को हम बोलते हैं टपल्स, एट्रीब्यूट्स को हम बोलते हैं कॉलम्स, और जो टेबल होती है उसे बोलते हैं रिलेशन। तो यहाँ पे आपको ये तीनों टर्म्स याद करनी है, आपसे इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है, टपल को हम क्या बोलते हैं? टपल को हम बोलते हैं रो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। द डिफॉल्ट जूम लेवल इन वर्ड इज सेट एट। जब भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट खोलते हो, MS वर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको डिफ़ॉल्ट जूम लेवल कहाँ पे मिलता है? 0%, 125%, 100% या फिर 1%? तो इसका आंसर है 100%, ठीक है। 100% पे आपका डिफ़ॉल्ट जूम लेवल रहता है। इससे ज़्यादा आप कर सकते हो और कम भी आप कर सकते हो, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे वो सेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Which of the following is responsible for reassembling received packets at recipient computer? निम्नलिखित में से कौन
प्राप्तकर्ता कंप्यूटर में प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। देखो आप जानते हो जब भी आप नेटवर्क पर कम्युनिकेशन करते हो तो एक आपका होता है सेंडर, एक होता है रिसीवर या फिर रेसिपिएंट भी कह सकते हो उसको आप, ठीक है। तो जैसे ही आप अपना डेटा सेंड कर रहे हो तो आपका जो डेटा है ना वो पैकेट्स में डिवाइड होके जाता है आपके रिसीवर के पास, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पैकेट्स हैं वो एक बार लाइन में ही जाएंगे सारे, मतलब वो ऑर्डर में ही जाएंगे, उनका ऑर्डर ऊपर नीचे हो सकता है। तो रेसिपिएंट के पास तो आपको जो डेटा है वो एकदम ऑर्डर में ही पहुंचाना होता है, तो उसे वापस रीअसेंबल कौन करता है? जो पैकेट्स वहाँ पहुँचे हैं उन्हें रीअसेंबल करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए आईपी की होती है, ऑप्शन नंबर बी टीसीपी की होती है, ऑप्शन नंबर सी टीसीपी एंड आईपी बोथ, या फिर ऑप्शन नंबर डी नाइदर टीसीपी नॉर आईपी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी टीसीपी। टीसीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रेसिपिएंट एंड में जाके जो आपके पैकेट्स हैं उन्हें रीअसेंबल करे, ठीक है। और टीसीपी की फुल फॉर्म भी याद कर लो, इम्पॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन, मैंने पढ़ाया है कई बार ये, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसके फुल फॉर्म टीसीपी। और आईपी की क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। अगर आपको पता है डेफिनेटली बताना ताकि आपको रिवाइज हो जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आपको अपने क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान देना है एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का, वो है नॉट का, ठीक है। बच्चे कई बार नॉट को इग्नोर कर देते हैं और वहाँ पे सिर्फ ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उससे क्या होता है, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो आपको नॉट को ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इससे आपका आंसर बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं एक बार क्या है, पेटीएम, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर। तो आप सब लोग जानते हो ये काफ़ी पॉपुलर एप्लीकेशंस है सारी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये सब क्या है आपके सोशल मीडिया। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर ए है पेटीएम, ये आपका सोशल मीडिया नहीं है, ये क्या होता है आपका एक यूपीआई होता है। क्या होता है? यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो कहीं पर भी किसी भी बैंक के अंदर। तो ये आपका यूपीआई है, आप सब लोग यूज़ करते हो पेटीएम का। तो यहाँ पे इसमें पूछा है कि कौन सा इनमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए पेटीएम इज़ करेक्ट। बाकी सारे आपके क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम। इनमें से कौन सा एक ऐसा फीचर है जो रैम का नहीं है? निम्न में से कौन सी रैम की विशेषता नहीं है? फास्टर है, एक्सपेंसिव है, हाई पावर कंजम्पशन है या फिर स्मॉलर है? देखो रैम आपकी होती है फास्टर, कोई डाउट इसमें नहीं है, फास्ट होती है बिल्कुल। एक्सपेंसिव भी होती है, आप जानते हो आपके हार्ड डिस्क से महंगी आपकी रैम आती है, रैम महंगी होती है। रैम महंगी क्यों होती है? बिकॉज रैम में क्या होता है, जब भी आप देखो, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हो, कुछ भी कर रहे हो, आप अपने सिस्टम में गाने सुन रहे हो, वर्ड पे डॉक्यूमेंट बना रहे हो, ठीक है, कोई पीडीएफ पढ़ रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, एनी एक्टिविटी आप जो भी कर रहे हो, वो सब कहाँ होती है आपकी रैम में। जो भी प्रोग्राम आपने ओपन किया है, फाइल आपने ओपन किया है, वो बनती है क्या, प्रोसेस में आने के लिए उसको रैम की ज़रूरत पड़ती है। इवन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे आप ऑन करते हो अपना सिस्टम, तो सबसे पहले हार्ड डिस्क से उठकर आपका ओएस कहाँ पे आता है, रैम में, तभी आपका सिस्टम ऑन होता है। तो अगर रैम नहीं होगी ना तो सिस्टम चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे रैम इसलिए महंगी होती है, हार्ड डिस्क से महंगी आपकी रैम आती है। फास्टर है नो डाउट, एक्सपेंसिव भी होती है, और यहाँ पे हाई पावर कंजप्शन भी ये लेती है, बिल्कुल लेती है, लेकिन स्मॉलर नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है स्मॉलर है। जो ये स्मॉलर वाली प्रॉपर्टी ये आपकी हो सकती है कैशे मेमोरी की, वो स्मॉलर होती है, बट रैम तो स्मॉलर नहीं होती। आजकल तो 4-4 GB की रैम भी आती है, तो रैम आपकी अच्छी खासी हो सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी साइज़ की रैम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी है वो गलत है। अगर यहाँ पे होता है कैश मेमोरी तो यहाँ पे स्मॉलर ठीक होता, बिकॉज कैश मेमोरी आपकी एक स्मॉलर मेमोरी है जिसके अंदर आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली डेटा या फिर इंस्ट्रक्शंस रखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट इज, ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज 38 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। नॉट फिर से आ गया यहाँ पे, नॉर्टन, मैकेफी, कोबोल या फिर आपका कैस्पर की।
तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है आपका कोबोल। कोबोल आपकी एक लैंग्वेज होती है, ठीक है। यहाँ पर नॉर्टन, मैकेफे और कैस्पर की आपके एग्जाम्पल है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोबोल। अब यहाँ पहले बात करते हैं एंटीवायरस क्या होता है। देखो, एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिस्टम में वायरस को आने से रोकता है। अगर मान लो आपके सिस्टम में गलती से वायरस आ गया, आपने कोई फाइल, करप्टेड फाइल खोल ली, या फिर आपने किसी की पेन ड्राइव लगा ली जिसमें वायरस है, तो उस केस में आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर काफ़ी हेल्प करेगा और उस वायरस को किल कर देगा और आपको आपका सिस्टम क्लीन करके देगा। तो आपको ज़रूर से सिस्टम में एंटीवायरस रखना चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है कोबोल। कोबोल आपकी एक लैंग्वेज होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, कोई एंटीवायरस नहीं होता। इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है यहाँ पे लिख देते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल। इसमें CO का मतलब होता है कॉमन, B का मतलब बिजनेस, O मतलब ओरिएंटेड एंड L मतलब लैंग्वेज। तो आई होप आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। इसमें से कौन सा प्रिंटर का टाइप नहीं है, ठीक है। तो नॉट है यहाँ पे, देखो क्या है, ड्रम, डेजी व्हील, लेज़र या फिर स्विच। देखो, अगर बात करें प्रिंटर की तो आप जानते हो प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, जिससे क्या होता है कि आप किसी भी सॉफ्ट कॉपी को अगर चाहते हो कि आप प्रिंट आउट निकाल के अपने पास एज अ हार्ड कॉपी रखो, तो उसके लिए आपको प्रिंटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो मेनली प्रिंटर होते हैं ना, आपके दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। हमने मेनली प्रिंटर्स को दो टाइप में डिवाइड किया हुआ है। तो ये दो टाइप्स हैं आपके प्रिंटर्स के। अब देखो ये क्या होते हैं, इनके अलग अलग एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो ये डिस्कस करेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस में। यहाँ पे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा प्रिंटर का एग्जांपल नहीं है। तो ड्रम प्रिंटर तो होता है, डेजी व्हील भी होता है, लेज़र आप जानते हो होता है, लेकिन स्विच आपका कोई प्रिंटर नहीं है। स्विच आपका एक क्या है, डिवाइस है। ये आपका डेटा लिंक लेयर का एक डिवाइस है, डेटा लिंक लेयर, जो आपके TCP IP मॉडल में नहीं होती। किस में होती है, ये आपके OSI मॉडल में होती है, ठीक है। तो ये एक लेयर है, कम्युनिकेशन लेयर है, यहाँ पे स्विच इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। बेसिकली स्विच का मतलब क्या है, अगर आपको ज़्यादा डिवाइसेस आपस में कनेक्ट करने हैं विद इन द सेम नेटवर्क, आपस में डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं स्विच का, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई एग्जाम्पल नहीं है प्रिंटर का, ठीक है। अब प्रिंटर्स के अंदर डिटेल में पढ़ाई करेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन रेलवेज। इनमें से कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो रेलवे से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या है, ई टिकटिंग, SMS गेटवे, बुलेट ट्रेन्स या फिर नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो यहाँ पे काफ़ी आसान सा इसका आंसर है। क्या है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, बुलेट ट्रेन्स। आप जानते हो बुलेट ट्रेन्स तो कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, टाइप ऑफ ट्रेन है जो जल्दी आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इस पर काम चल रहा है। अब देखो बाकी सारी क्या है, आपकी एप्लीकेशंस है रेलवे से जुड़ी हुई, जैसे कि ई टिकटिंग आप जानते हो, सब यूज़ भी करते होंगे, काफ़ी पॉपुलर ये एप्लीकेशन है रेलवेज़ के अंदर। इसके बाद SMS गेटवे भी रेलवेज़ के लिए एप्लीकेशन है, और लास्ट इज नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। तो यहाँ पे इसका आंसर है क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बुलेट ट्रेन इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया। अगर अभी तक आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो लर्नर सारथी के, ठीक है। क्लास अगर अच्छी लगती है लाइक करे करो, इससे क्या होता है हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आगे भी ऐसी क्लासेस लेके आते रहें। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS। ओके, DBMS की फुल फॉर्म पहले क्या है ये समझ लो। DBMS की फुल फॉर्म होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट
सिस्टम, ठीक है। तो DBMS क्या होता है, आपके डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक सिस्टम होता है जिसमें आपको काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जिससे आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पूछा है आपसे कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है DBMS का। तो SQL सर्वर है, MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देखो SQL सर्वर और MySQL दोनों ही पॉपुलर आपके DBMS है, ठीक है। MySQL बहुत ही पॉपुलर है और इसके साथ Oracle भी काफ़ी पॉपुलर DBMS है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आपका एग्जाम्पल है DBMS का, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक आपका एग्जाम्पल नहीं है किसका, आपके DBMS का। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है ये SQL। SQL की फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, आ सकता। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपकी फुल फॉर्म बनती है, आपसे पूछ सकते हैं कि क्या इसकी फुल फॉर्म है। अब ये कैसे काम करता है, इसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, DDL कमांड्स क्या होती है, DML कमांड्स, TCL कमांड्स, ये सब पढ़ेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, इनमें से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है। एक बात नोट करिए आपने कि यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन आपके नॉट वाले हैं, ठीक है, आपके नॉट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हैं। देखो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं, गो टू मीटिंग, सिस्को, वेबएक्स, स्काइप या फिर एज्योर। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एज्योर। एज्योर क्या है, देखो यहाँ पे ये आपका माइक्रोसॉफ्ट की एक क्लाउड सर्विस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सर्विस, ठीक है, क्लाउड सर्विस है ये। अब क्लाउड क्या होता है, क्लाउड एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी मल्टीपल फाइल्स, प्रोग्राम को सेव कर सकते हो और आप कहीं भी रिमोटली उसे एक्सेस कर सकते हो। तो ऑन द इंटरनेट आपको एक स्पेस मिलता है, एक स्टोरेज मिलती है जिस पे आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स वगैरह सेव कर सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है, आपकी क्लाउड सर्विस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल नहीं है, बाकी सारे आपके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है, मतलब इनके हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। अब यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है कि एक साथ आप वीडियो के थ्रू मल्टीपल पीपल से कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल आपका स्काइप है, आप जानते हो पॉपुलर भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। स्काइप सब लोग जानते हो आई थिंक, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लॉपी डिस्क, इसमें से कौन सा फ्लॉपी डिस्क का हिस्सा नहीं है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, देखो, एक्चुएटर, पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क या फिर शटर। तो इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है जो फ्लॉपी डिस्क का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे पार्ट्स में से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क का पार्ट हो गया, फ्लॉपी डिस्क का पार्ट हो गया, तो इंटरनल स्ट्रक्चर भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाती हूँ डायग्राम, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक डायग्राम मेरे पास, देखो ये आपके सारे पार्ट होते हैं किसके, आपके फ्लॉपी डिस्क के। तो इसके अंदर क्या होता है, हाउसिंग भी होती है, पेपर रिंग होता है, शटर होता है, मैग्नेटिक डिस्क है, हब है, और ये आपका राइट प्रोटेक्ट टैब है, प्लास्टिक फ्लैप है और स्प्रिंग है। तो ये सारे पार्ट होते हैं आपके फ्लॉपी डिस्क के। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे एक्चुएटर मिसिंग है। एक्चुएटर जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका होता है हार्ड डिस्क में, ठीक है, यहाँ पे वो नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्चुएटर इज द राइट आंसर, ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं होता। बाकी पेपर रिंग, मैग्नेटिक डिस्क, शटर, ये सारे इसके पार्ट होते हैं, हमने यहाँ पे देख भी लिया है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लूप इन सी। देखो लूप क्या होता है, लूप होते हैं आपके सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। बेसिकली अगर आपको किसी भी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार रिपीट करवाना है, ठीक है, रिपीटिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, लूप्स का। रिपीटिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, लूप्स का। तो यहाँ पे आपके पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो लूप का टाइप नहीं है, डू वाइल, इफ़ एल्स, फॉर या फिर वाइल। तो डू वाइल है, फॉर भी है, वाइल भी है, लेकिन इफ़ एल्स आपका एक लूप नहीं है। ये क्या है, बेसिकली आपका एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्या है ये, कंडीशनल स्टेटमेंट है।
इफ एल्स इफ ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सेकंड, इफ एल्स। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ आरकेव फॉर्मेट। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आरकेव फॉर्मेट नहीं है। तो देखो यहाँ पे पूछा है कि संग्रह प्रारूप कौन सा नहीं है। तो आप जानते हो आर्किव मतलब क्या होता है, जब आप बहुत सारी फाइल्स को एक साथ स्टोर करते हो उन्हें बोलते हैं आर्किव, ठीक है। तो उसके अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, .tar, .zip, ठीक है, XLSX या फिर रार। तो यहाँ पे सारे ठीक है, बट आपका जो XLSX है वो क्या है, आपका आर्किव फॉर्मेट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये क्या होता है, ये आपका एक्सेल का फॉर्मेट है, एक्सेल का फॉर्मेट है ये, ठीक है। एक्सेल का क्या है, ये आपका एक्सटेंशन है बेसिकली। तो एक्सेल जो होता है उसकी दो होती है एक्सटेंशन, एक होती है .XLS, एक होती है .XLSX। तो जो ये वाली है ये 2007 तक यूज़ करते थे हम, और इसके बाद हम यूज़ करते हैं .XLSX। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, अ डोनट चार्ट इन एक्सेल। एक्सेल में हम चार्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, तो उसमें एक टाइप ऑफ चार्ट है डोनट चार्ट। ये किसके सिमिलर हो सकता है, बबल चार्ट के, बार चार्ट के, स्कैटर चार्ट के या फिर पाई चार्ट के। तो यहाँ पे इसका आंसर है डोनट चार्ट इज सिमिलर टू, ये किसके समान है, ये है पाई चार्ट के समान, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। तो हम डिस्कस करेंगे कि होता क्या है पाई चार्ट और डोनट चार्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, द कंप्लीट सिंटेक्स फॉर टाइम फंक्शन इन एक्सेल। आप जानते हो एक्सेल में हम काफ़ी सारे फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें से एक फंक्शन है टाइम फंक्शन। उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है, उसका जो तरीका है लिखने का, वाक्य विन्यास कहते हैं इसे, क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी या फिर डी। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। टाइम लिखते हैं ब्रैकेट में आर मतलब घंटा, देन मिनट और फिर सेकंड। ये एकदम क्या है, करेक्ट सिंटेक्स है टाइम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, द बिल्ट इन ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 इज। विंडोज़ 10 का बिल्ट इन ब्राउज़र का नाम क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क क्वेश्चन है ये। देखो, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, बिंग है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे लैपटॉप में इस वक्त है विंडोज़ 10 और यहाँ पे जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन ब्राउज़र है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। इस टाइप से होता है माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49, इन सी लैंग्वेज स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय। जो भी सी लैंग्वेज में आप स्टेटमेंट लिखते हो उसे एंड किससे करते हो, मतलब स्टेटमेंट जब ख़त्म होती है तो उसे किससे एंड करते हो। ऑप्शन 1 है कॉमा, ऑप्शन सेकंड नो नीड फॉर टर्मिनेशन सिंबल, ऑप्शन सी सेमीकोलन या फिर ऑप्शन नंबर डी पीरियड। तो देखो यहाँ पे बोला है कि आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखी है उसको एंड किससे करते हो, कॉमा से करते हो या फिर करते ही नहीं हो, या फिर लगाते हो सेमीकोलन इस टाइप से, या फिर आप लगाते हो पीरियड मतलब एक डॉट। तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेमीकोलन। आपको सी लैंग्वेज में और C++ में भी, ठीक है, अगर स्टेटमेंट लिखी है तो उसे एंड करोगे आप किसके साथ, सेमीकोलन के साथ, ठीक है, वरना वो एंड नहीं होगी और वहाँ पे आएगी एरर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ वॉज लॉन्च्ड इन। विंडोज़ का सबसे पहला वर्जन कब आया था। आप जानते हो विंडोज़ क्या है, मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है और इस वक्त मार्केट में विंडोज़ 11 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पूछा है कि पहला वर्जन विंडोज़ का कब आया था, 1990 में, 1987 में, 1984 या फिर 1985। अगेन इम्पॉर्टेंट, आपसे फर्स्ट पूछा है, यहाँ पे आपसे ये पूछ सकते हैं कि इस वक्त करंट वर्जन क्या है विंडोज़ का, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985 में सबसे पहले बार आपका विंडोज़ आया था मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिए अपने टॉप 50 क्वेश्चंस आपके UPPCL पेपर के, ठीक है। और ये पेपर आपका फेब 2018 में हुआ था।
इसके अलावा मेरे पास 2 पेपर और हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्लासेस के अंदर, ठीक है। और कल से मैं स्टार्ट कर दूंगी आपके थ्योरी वाली क्लासेस, जिसमें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इन टॉपिक्स को। और यहाँ पे आपको स्कोर करने हैं 20 मार्क्स पास होने के लिए, लेकिन हमारी तैयारी 20 मार्क्स से भी ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको उसका भी ध्यान देना है। सिर्फ आपको वही क्वेश्चन करने जो आपको अच्छे से आते हों, बाकी क्वेश्चन नहीं छेड़ने हैं, क्योंकि आपका ये पासिंग ही है इसीलिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिए टॉप 25 क्वेश्चन। टोटल आपके 50 क्वेश्चन हम आज तक डिस्कस कर चुके हैं। अब कल से आपको मिलेंगी थ्योरी क्लासेस, और साथ ही साथ कल हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट अकाउंटेंट का प्रीवियस ईयर पेपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्लास रहेगी आप सबके लिए। तो मिलेंगे कल की क्लास में और डिस्कस करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स को। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो कि आप यहाँ पे UPPCL की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। कैंप असिस्टेंट का पेपर भी जल्दी से लेके आऊँगी, और कल से आपकी थ्योरी क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।